अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ लिखा है राइट यूनिवर्सल सेट फॉर द गिवन सेट्स, सेट ए 135, सेट बी 246, सेट सी 0 2 4 6 8। ओके, मतलब आपको इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट लिखना है। मतलब आपको ऐसा सेट लिखना है जिसमें कि ये तीनों एलिमेंट के जो तीनों सेट है इन सब के एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो आइए लिखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 था, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 6। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू क्या होगा, एक ऐसा सेट जिसमें ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो, बी के भी सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो और सी के भी सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो, तब जाके ये तीनों जो सेट हैं ये इसके सबसेट बनेंगे। ठीक है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें लिख देते हैं 1 3 5। ओके, अब इसके लिखते हैं 2 4 6। ठीक है, अब इसके लिखते हैं 0। क्या 2 इसमें लिखेंगे? नहीं, क्योंकि 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं और सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है ना। तो 2 नहीं लिखेंगे। 4 लिखेंगे? नहीं, 4 भी प्रेजेंट है। नहीं, 6 लिखेंगे? 6 भी प्रेजेंट है, नहीं लिखेंगे। 8 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट इन तीनों सेट का। तो देखिए सेट ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। सेट बी के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, 2 4 6 प्रेजेंट है। सेट सी के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, हाँ देखते हैं 0 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है। ठीक है, तो ए सबसेट ऑफ यू, बी सबसेट ऑफ यू एंड सी सबसेट ऑफ यू। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन ऑफ 7। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स बीच आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। मतलब ये आपको कुछ सेट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सेट किसका सबसेट है ना। ये हमें बताना है। जो पहला सेट ए है वो लिखा हुआ है टेबुलर फॉर्म में, तो आइए इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, हमें ये क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन को जो हम सॉल्व करेंगे, एक्स की जो भी वैल्यूज आएगी वो इस सेट के अंदर होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे 12 को, तो ये होगा 6 इंटू 2, है ना। ये तरीका है। और इसको हमको सम करके -8 लिखना है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x और प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो x माइनस 6 आएगा, और यहाँ से आप -2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे x माइनस 6 आएगा और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x माइनस 6 कॉमन लोगे तो यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। अब आप पुट x माइनस 6 इक्वल टू 0 पुट करोगे और x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो यहाँ पे x इक्वल टू 6 आएगा और यहाँ से x इक्वल टू 2 आएगा। तो इन दोनों एलिमेंट का सेट ये हो जाएगा 2 और 6। ठीक है, और बी क्या दिया हुआ है, बी हमको दिया है सेट ऑफ 2 4 एंड 6, और सी दिया है, सी है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर ना, या फिर इवन नंबर्स भी कह सकते हो, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। और डी क्या है, डी हमारा केवल है सेट ऑफ 6। अब आप पहले ए को कंपेयर करते हैं ना। ए के 2 6 एलिमेंट है, क्या वो बी में प्रेजेंट है? हाँ देखिए, ए यहाँ भी 2 प्रेजेंट है, यहाँ 6 प्रेजेंट है, तो ए क्या होगा, ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, अब ए को सी से कंपेयर करते हैं। क्या ए के सारे एलिमेंट सेट सी में प्रेजेंट हैं? तो देखिए यहाँ 2 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ए सबसेट ऑफ सी बी हो जाएगा। अब ए को डी से कंपेयर करते हैं, तो देखिए क्या ए के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है? नहीं, 6 तो प्रेजेंट है लेकिन ए का एलिमेंट 2 इसमें नहीं प्रेजेंट है, तो ये दोनों आपस में सबसेट नहीं है, मतलब ए डी का सबसेट नहीं होगा। अब बी को कंपेयर करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 3 एलिमेंट है, क्या बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है? नहीं, क्योंकि यहाँ 3 एलिमेंट है, वहाँ 2 एलिमेंट है। अब बी को सी से कंपेयर करते हैं। क्या बी के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट है? तो देखिए यहाँ 2 प्रेजेंट, यहाँ 2 प्रेजेंट है, यहाँ 4 प्रेजेंट है, यहाँ 4 प्रेजेंट है, यहाँ 6 प्रेजेंट है और यहाँ भी 6 प्रेजेंट है। तो सेट बी के सारे एलिमेंट सेट सी में प्रेजेंट है, तो इसलिए बी सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। क्या बी और डी को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बी में 3 एलिमेंट है और डी में 1 एलिमेंट है। बी के सारे एलिमेंट डी में नहीं प्रेजेंट है, तो डी इसका सबसेट नहीं होगा। अब सी और डी को कंपेयर करते हैं। देखिए
सी में इन्फानाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे जो ए बी सी है उनमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ 3 एलिमेंट प्रेजेंट है और यहाँ 1 एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे इन्फानाइट नंबर है। तो सी किसी का सबसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एग्जांपल देखिए, यहाँ पे सपोज 8 प्रेजेंट है, 8 यहाँ नहीं प्रेजेंट है, तो सी ए का सबसेट नहीं होगा। 8 यहाँ भी प्रेजेंट नहीं है तो सी बी का सबसेट नहीं होगा, और 8 यहाँ भी प्रेजेंट नहीं है तो सी डी का भी सबसेट नहीं होगा। आप सिंपली देखिए ना, आप दो चीज़ को कंपेयर कब करोगे? सेट एक्स सबसेट ऑफ सेट वाई कब होगा? जब सेट एक्स के सारे एलिमेंट इस सेट वाई में प्रेजेंट हो। मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए कार्डिनल नंबर ऑफ वाई के, है ना। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स मस्ट बी लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई, या इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। मतलब एक्स में जितने एलिमेंट होंगे वो इस सेट से कम होने चाहिए या बराबर होने चाहिए, तो वही कंडीशन है। अब इसमें इन्फानाइट एलिमेंट है तो आप किसी भी सेट से कंपेयर ही नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि हमेशा इसमें एलिमेंट ज़्यादा होगा और कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो कि इन सभी सेट में प्रेजेंट नहीं होगा, तो सी कंपेयर नहीं हो सकता। अब डी को कंपेयर करते हैं। क्या डी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हैं? तो हाँ, 6 प्रेजेंट है। तो यहाँ आप लिखेंगे क्या? यहाँ लिख सकते हैं आप डी सबसेट ऑफ ए। ओके। क्या डी के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है? तो यहाँ भी 6 प्रेजेंट है, तो डी सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। ओके। अब क्या डी के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट है? जी हाँ, प्रेजेंट है, तो डी सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। बस। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ़ इट इज़ ट्रू प्रूव इट, इफ़ इट इज़ फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, वो पहले देख लीजिए, वो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। पहले चीज़ बात करते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट की। मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब कुछ लिखा है मैथ में, तो वो जो है वो क्या होगा? वो ट्रू हो सकता है, ठीक है, या वो फॉल्स हो सकता है, ठीक है। या तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? वो कुछ केसेस के लिए ट्रू होगा और कुछ केसेस के लिए फॉल्स, ठीक है। तो देखिए, मैथ में दो चीज़ें होती हैं। अगर मैथ में कुछ लिखा है तो या वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ऐसा आता है कि कुछ कंडीशन के लिए वो ट्रू होता है और कुछ के लिए फॉल्स, तो इसको भी हम फॉल्स ही मानते हैं, ठीक है। जैसे मैथ में कुछ भी लिखा हुआ है तो वो इधर ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ट्रू मतलब वो ऑल कंडीशन के लिए ट्रू हो, ऑल कंडीशन होल्ड्स, ठीक है। अगर कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और वो ट्रू है, तो ट्रू कब होगा? जब वो सारी कंडीशन को फुलफ़िल करेगा। अगर वो फॉल्स होता है तो फॉल्स किसी एक कंडीशन के लिए फॉल्स हो जाए तो उसको हम फॉल्स मान लेंगे, ठीक है। एनी काउंटर एग्जाम्पल। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ थोड़ा, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए, जैसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखिए, थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए ये हमेशा 1 के इक्वल होगा नहीं। जैसे आप थीटा 0 रखेंगे तब भी 1 आएगा, 45 डिग्री रखेंगे तब भी 1 आएगा, 90 डिग्री रखेंगे तब भी 1 आएगा। मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू हो तो ये क्या होगा? ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट है इट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा और फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये ट्रू स्टेटमेंट है। और दूसरा एक ये मान लेते हैं, पहला स्टेटमेंट था, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये मान सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू लिखा है कॉस थीटा। तो देखिए, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री के लिए ट्रू होगा, लेकिन क्या ये हर केस के लिए ट्रू है? तो आप देख सकते हो, यहाँ 0 डिग्री के लिए ट्रू नहीं है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या होगा? साइन 0, जो कि क्या होगा? 0। और राइट हैंड साइड में क्या होगा? कॉस 0, जो कि क्या होता है? 1 होता है। तो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी स्टेटमेंट लिखा है जो कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट है,
वो अगर वो ट्रू कब होगा, अगर वो सभी केसेस के लिए, सभी कंडीशंस के लिए ट्रू है तो वो ट्रू होगा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो थीटा की आप कोई भी वैल्यू रखें उसके लिए ट्रू होगा। लेकिन ये एक और स्टेटमेंट लिखा है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये थीटा की कुछ वैल्यू के लिए तो ट्रू है लेकिन कुछ वैल्यू के लिए फॉल्स है। तो ये केस हुआ ना, मतलब थीटा के कुछ वैल्यूज़ के लिए होल्ड ट्रू कर रहा है और कुछ वैल्यू के लिए फॉल्स फॉल्स दे रहा है, तो इसको हम फॉल्स ही मानेंगे, ठीक है। तो मैथ्स में आपको ये समझना है, अगर कोई चीज़ ट्रू है तो वो ऑलवेज ट्रू है, हर कंडीशन के लिए ट्रू है। अगर कोई चीज़ फॉल्स है तो आप एक एग्जाम्पल दे के उसको फॉल्स प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रूव करना है किसी चीज़ को ट्रू, तो इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये हर एक वैल्यू इसके लिए ट्रू है। अगर आपको फॉल्स प्रूव करना है तो बस एक एग्जांपल दे दीजिए कि ये फॉल्स किस पॉइंट पर है और ये फॉल्स प्रूव हो जाएगा। और अगर आपको प्रूव करने के लिए बोले कि इसको प्रूव करिए, तो ट्रू को हमेशा हम जनरली प्रूव करते हैं। सपोज़ ये स्टेटमेंट ट्रू है, अब इसको प्रूव करना है तो यहाँ पे एग्जांपल नहीं देंगे, क्योंकि एग्जांपल आप देते ही जाएंगे, एग्जांपल कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसको हम जनरल तरीके से प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करते हैं, ऐसे एक हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, इसको थीटा मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। ये हाइपोटेनस क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, ओके। यहाँ से साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ए, और हाइपोटेनस क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये मैं यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के एडजेसेंट साइड बेस होता है, तो होगा बी अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसको आप स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा, और नीचे भी वही टर्म आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे प्रूफ होगा। तो आपको बस दो बातें याद रखनी है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो होता है वो इधर ट्रू होता है या फॉल्स होता है। अगर वो ट्रू हो गया तो आपको उसको जनरल तरीके से प्रूव करना पड़ेगा, मतलब उसको दिखाना पड़ेगा कि वो हर एक कंडीशन के लिए ट्रू है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, थीटा की हर एक कंडीशन के लिए ट्रू स्टेटमेंट है, यहाँ हमने दिखा दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करना है तो बहुत आसान है। क्या करना है, बस एक एग्जाम्पल दे दीजिए जहाँ पे वो फॉल्स प्रूव हो जाए, तो वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये स्टेटमेंट था, ये साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे दिया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे LHS नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट है ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम पहले हमारी कोशिश क्या होगी, हम सबसे पहले स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो फॉल्स प्रूफ हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि फॉल्स प्रूफ करना आसान है, हमें केवल एक एग्जांपल देना होता है और वो फॉल्स प्रूफ हो जाता है। अगर इन केस वो फॉल्स प्रूफ नहीं होता है तो हम क्या उसे ट्रू प्रूफ करेंगे जनरल तरीके से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है क्या, इफ़ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। मतलब इफ़ अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तब ये ट्रू होगा। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाएंगे एग्जाम्पल के ज़रिए और इसको फॉल्स बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये फॉल्स बन गया तो हमारा एग्जाम्पल सेट होगा और स्टेटमेंट फॉल्स प्रूफ हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। x बिलोंग्स टू a, तो हम a को मान लेते हैं, a में a एक सेट है, उसके अंदर केवल 1 प्रेजेंट है, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है, a बिलोंग्स टू b, मतलब a जो है वो एलिमेंट के फॉर्म में b में प्रेजेंट है। तो b मतलब b के अंदर क्या है, a जो है सेट है वो एलिमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है, वो हो गया। एक और एलिमेंट यहाँ 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन ट्रू हुआ क्या, 1 बिलोंग्स टू a, ओके। और कि दूसरा क्या था, a बिलोंग्स टू b। तो ध्यान से देखिए, तो a जो है वो b का एलिमेंट है, तो a बिलोंग होगा, क्योंकि एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है। तो a बिलोंग्स टू क्या है, वो b है, ये ट्रू हो गया। अब क्या जो x है, क्या 1 बिलोंग्स टू b है क्या, मतलब ये देखिए हमने x को 1 माना, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर क्या 1 है, तो आप देखेंगे तो 1 नहीं है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, लेकिन कॉमा से सेपरेट करके एक और 1 नहीं है, तो इसके अंदर 1 नहीं है, तो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो यहाँ लिख देंगे स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, क्यों, एग्जाम्पल सेट हो गया, एग्जाम्पल ये सेट हो गया हमारा। a इक्वल टू सेट ऑफ 1, b इक्वल्स टू क्या है, जिसके अंदर a सेट एलिमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट और 2 है, और इसके हिसाब से 1 जो है वो a में है और a b का एलिमेंट है, लेकिन जो 1 है वो b में नहीं है, तो इसलिए फॉल्स हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, इफ़ a सबसेट ऑफ b एंड b बिलोंग्स टू c देन a बिलोंग्स टू c।
तो ए को बी का सबसेट बनाना है, तो ए हम अगेन वही ले लेते हैं, ए इक्वल्स टू 1 एग्जाम्पल सेट करते हैं। ए जो बी का सबसेट है तो ए के एलिमेंट इसमें होंगे, तो ये 1 हो गया, इसको मान लेते हैं ये 2 है, ठीक है। इसमें 2 एलिमेंट हमने ले लिया, ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई, ये पहली कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। ए बिलोंग्स टू बी। अब क्या लिखा है, बी बिलोंग्स टू, ये पहली कंडीशन ट्रू हो गई, ए सबसेट ऑफ बी। अब देखिए लिखा है बी बिलोंग्स टू सी, इसका मतलब बी जो है वो एलिमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है सी में, तो सी इक्वल्स टू लेंगे क्या, जिसमें इसके अंदर बी होगा 1 और 2, ठीक है, ये एक एलिमेंट हो गया, है ना। और यहाँ पे एक और एलिमेंट हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला कंडीशन ट्रू, ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू सी, बी बिलोंग्स टू सी, ओके। अब क्या ये बता रहा है, क्या ये सत्य है, ए बिलोंग्स टू सी, तो देखिए क्या ए बिलोंग करता है सी को, क्या ए जो है वो बिलोंग कर रहा है यहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं भी सेट, यहाँ पे सेट ऑफ 1 करके एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, यहाँ कहीं भी इसमें ये एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, तो क्या हो गया, हेंस हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स, और ये उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, सॉरी अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 इसमें लिखा हुआ क्या, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी, देन ए सबसेट ऑफ सी। ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्यों, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट सी में हैं, तो इनडायरेक्टली यही बात है कि ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो सी में हैं, वो ये कह रहा है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जनरल तरीके से प्रूव करेंगे, तो उस देखिए वो कैसे प्रूव करेंगे। तो देखिए हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी, देन ए सबसेट ऑफ सी, ठीक है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए अगर हम किसी तरीके से ये बता दें कि अगर x कोई एलिमेंट ए का है और वही x जो है वो एलिमेंट सी में भी प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ सी है। नहीं, जैसे एक ए सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उनको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो x एलिमेंट ऑफ ए था वही अगर एलिमेंट सी में भी प्रेजेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ सी है। हाँ, तो आइए इसको प्रूव करते हैं। मतलब हम पहले ये मानेंगे कि x एलिमेंट ऑफ ए है और कुछ कैलकुलेशन करके ये दिखा दे कि वो x एलिमेंट ऑफ सी भी है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ए सबसेट ऑफ सी है। हाँ, तो आइए प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे लेट आर्बिट्रेरी होता है यहाँ पे, ठीक है, आर्बिट्रेरी x बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है कि x एक जनरल एलिमेंट है जो कि ए के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल आप AP पढ़े थे, वहाँ पे एक TN करके टर्म होता है जो सभी टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको x रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हमने लिखा आर्बिट्री मतलब ए के सारे एलिमेंट को x रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब ये देखिए x बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू बी भी होगा। क्यों, क्योंकि a सबसेट ऑफ बी है। यहाँ पे देयरफॉर मतलब इसको चूंकि कहते हैं, बिकॉज कहते हैं, ठीक है, मैथ्स में। चूंकि a सबसेट ऑफ बी है मतलब a के सारे एलिमेंट b में भी हैं, तो अगर x एलिमेंट ऑफ a है तो x एलिमेंट ऑफ b भी होगा। अब देखिए इसका मतलब ये कर सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू c, क्यों, क्योंकि b के सारे एलिमेंट c में हैं, तो जो x b में है वो c में भी होगा, सिंस b सबसेट ऑफ c। तो देखिए हमने क्या माना था, हमने माना था a सबसेट ऑफ a, तो हमने क्या माना था, x सबसेट ऑफ a, और यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करके ये बता दिया कि x सबसेट ऑफ c है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a सबसेट ऑफ c, यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ लीजिए आप। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, A is not a subset of B and B is not a subset of C,
देन ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी। तो आइए इसको पहले फॉल्स प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं पहले यहाँ भी लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। इफ़ ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी, देन ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी। ठीक है, उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिख दिया, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताना है। ठीक है, ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है। ठीक है, और बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी, मतलब बी के सारे एलिमेंट सी में नहीं है। तब क्या ये ट्रू है कि ए के सारे एलिमेंट सी में नहीं होंगे? तो आइए इसको प्रूव करते हैं। ए हम ले लेते हैं, ए इक्वल्स टू मान लेते हैं 1 है। ठीक है, और बी इक्वल्स टू होगा हमारे पास बी में लेते हैं 2 और 3 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, है ना। ये कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पे। अब सी लेते हैं, सी क्या है? बी के सारे एलिमेंट सी में नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख दे बी के सारे एलिमेंट सी में नहीं है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं 4 और यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें ये बताना है कि यहाँ पे इसका अपोजिट हमें प्रूव करना है। यहाँ पे इसका अपोजिट हम क्या करना चाहते हैं, उसको ट्रू बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 है, ये कंडीशन ट्रू हुई। ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी। क्यों? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट यहाँ नहीं प्रेजेंट है। बट ए सबसेट ऑफ सी, वाई? बिकॉज ए के सारे एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है, ए में एक एलिमेंट प्रेजेंट है, वो यहाँ प्रेजेंट है। तो ये हमारा क्या स्टेटमेंट फॉल्स प्रूफ हो गया। क्यों फॉल्स प्रूफ हो गया? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होने पर ज़रूरी नहीं कि ये कंडीशन हमेशा ट्रू हो। इस एग्जांपल से ये प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो आइए इसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए सबसेट ऑफ बी है और एक्स जो है वो बी का एलिमेंट नहीं है, तो एक्स ए का एलिमेंट भी नहीं होगा। क्या ये ट्रू है? आइए इसको देखते हैं। तो देखिए ये ट्रू है। क्यों? अगर आप लॉजिकली सोचें, ए के सारे एलिमेंट बी में है, ठीक है, और एक्स ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो वो ए में भी नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं दिखाता हूँ। एग्जांपल देखिए, ए इक्वल्स टू मान लेते हैं 1 और 2 है, और बी इक्वल्स टू है 1 2 एंड 3। ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। अब कोई ऐसा एक्स, फॉर एग्जांपल 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, 4 बी में नहीं है, तो इसका मतलब क्या? आप देख रहे हैं 4 ए में भी नहीं है, तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये स्टेटमेंट ट्रू है, आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, तो आप ये बता सकते हैं कि स्टेटमेंट सही है। एक बार और देखिए, ए के सारे एलिमेंट बी में है, कोई ऐसा एलिमेंट जो बी में नहीं है वो ए में भी नहीं होगा, क्योंकि ये इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो इसमें कोई एलिमेंट जो प्रेजेंट है वो इसमें हो सकता है, इसमें नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर इसमें ऐसा एलिमेंट जो प्रेजेंट ही नहीं है वो इसमें नहीं होगा। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। हम मानेंगे लेट आर्बिट्रेरी, ये एग्जाम्पल था, इसको आप लिखेंगे नहीं, आप ये लिखेंगे लेट आर्बिट्रेरी एक्स सबसेट ऑफ सेट ए। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि x जो है वो बिलोंग्स टू, लेट आर्बिट्री x बिलोंग्स टू a। तो इसका मतलब क्या होगा? x बिलोंग्स टू b भी होगा। क्यों? क्योंकि a सबसेट ऑफ b है। सिंस a इज अ सबसेट ऑफ b, तो x a का एलिमेंट है, तो x b का एलिमेंट भी होगा, है ना। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू b इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अब ये मैंने 2 लाइंस कैसे लिख दी? अब आप ये सोच रहे होंगे ना। तो देखिए, ये जब मैं आपको मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ाऊँगा, मैथमेटिकल रीजनिंग, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ये होता है P इम्प्लाइज Q, ये इक्वल होता है निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P को। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा मान सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। ये आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ा दूंगा, तो आप ये समझ जाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि अगर x a का एलिमेंट है और x b का एलिमेंट है,
क्यों? इसके ज़रिए, क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी है। तो अगर कोई एक्स अगर वो बी का एलिमेंट नहीं होगा तो वो एक्स का, अगर कोई एक्स वो बी का एलिमेंट नहीं है तो वो ए का एलिमेंट भी नहीं होगा। यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अज्यूम दैट पी ऑफ ए इक्वल्स टू पी ऑफ बी, देन शो दैट ए इक्वल्स टू बी। मतलब आपको दिया है कि पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू है पावर सेट ऑफ बी। तो आपको ये शो करना है कि ए इक्वल्स टू बी है, मतलब दोनों सेट आपस में इक्वल है। मतलब ए बी सेट्स के जो पावर सेट है वो आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब ए और बी दोनों सेट आपस में इक्वल हैं। इसको हमें प्रूव करना है, तो आइए करते हैं। ठीक है, देखिए हमें हमें क्या दिया है। सॉल्यूशन नंबर 9 गिवन क्या दिया है हमें, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू है पावर सेट ऑफ बी, और हमें प्रूव करना है टू प्रूव ए सेट ए इक्वल्स टू सेट बी। ओके, तो सोल्यूशन देखिए, पहले आपको थोड़ा सा मैं रिकैप करा देता हूँ पावर सेट क्या होता है। सपोज कोई सेट है जिसमें एलिमेंट 1 और 2 है, तो इसके जो सारे सबसेट हैं, ये मान लेते हैं कोई आपका सी है। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ सी क्या होगा, वो होगा इसके सारे सबसेट का सेट। तो इसका सबसेट क्या होगा, एक तो नल सेट होगा 5, और उसके बाद क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, और क्या होगा 1 2। ठीक है, ये स्टार्ट यहाँ क्लोज हुआ है। तो पावर सेट क्या होता है, जैसे कोई सेट सी है जिसमें एलिमेंट 1 2 है, तो इसके सारे सबसेट का सेट है वो है पावर सेट। मतलब इसके सारे सबसेट को आप सेट के अंदर लिख दीजिए तो वो होगा पावर सेट ऑफ सी। तो हमें दो सेट है जिनके पावर सेट आपस में इक्वल हैं, तो हमें ये बताना है कि दोनों सेट्स आपस में इक्वल होंगे। तो आपको पता है इक्वलिटी कैसे प्रूव करते हैं, दो सेट को कैसे इक्वल प्रूव करते हैं। हम ये प्रूव करते हैं कि पहला जो सेट है वो सबसेट ऑफ बी है, और बी जो है अगर सबसेट ऑफ ए है, तब ये प्रूफ होता है कि ए इक्वल्स टू बी है। ठीक है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है, तब इसका मतलब होता है कि ए इक्वल्स टू बी है। तो अगर हमें प्रूव करना है ए इक्वल्स टू बी, तो हम ये प्रूव कर दें कि ए सबसेट ऑफ बी है और फिर बी सबसेट ऑफ ए है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ए बी आपस में इक्वल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम ये मानते हैं लेट आर्बिट्रेरी कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। अब हमने कैपिटल एक्स क्यों लिखा, स्मॉल एक्स क्यों नहीं, क्योंकि पावर सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो सबसेट्स होते हैं ना। मतलब ये देखिए, ये सारे के सारे सेट्स हैं और सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ अगर इसका कोई एलिमेंट हम लिखेंगे तो वो एक सेट होगा, इसीलिए हम कैपिटल एक्स लिखेंगे। ठीक है, और इसके साथ हम एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, मतलब एक्स का जो एलिमेंट है उसको हमने स्मॉल एक्स ले लिया। ये देखिए, ये एक्स सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है कि नहीं। जैसे एक्स अगर ये कोई एलिमेंट जो है ये इसका सबसेट है कि नहीं, क्योंकि इसका सबसेट ही है। ठीक है, एक्स सबसेट ऑफ ए होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए। क्यों, क्योंकि एक्स सबसेट ऑफ ए है, तो एक्स के जो सारे एलिमेंट है वो ए में होंगे। एक्स के एलिमेंट को हमने स्मॉल एक्स माना है, तो स्मॉल एक्स क्या होगा, एलिमेंट ऑफ ए होगा। ठीक है, अब ये देखिए, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना। अब देखिए, कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पी ऑफ बी, ये होगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि पी ऑफ ए इक्वल्स टू है पी ऑफ बी के, ये हमें गिवन है। तो इसके जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं पी ऑफ बी, तो ये लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो एक्स है, दिस इम्प्लाइज, यहाँ इम्प्लीकेशन आप लिख लीजिएगा, यहाँ इम्प्लीकेशन आप लिख लीजिएगा, एक्स सबसेट ऑफ बी होगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पी ऑफ बी है, तो एक्स सबसेट ऑफ बी होगा। इसका मतलब क्या होगा, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं। देखिए, एक्स बिलोंग्स टू ए है और एक्स बिलोंग्स टू बी है, इसका मतलब क्या, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब हमको प्रूव करना है कि बी सबसेट ऑफ ए है, तो फिर से इसी प्रोसेस को उल्टा करते हैं। कैसे, ऐसे करेंगे, लेट आर्बिट्रेरी
कैपिटल वाई बिलोंग्स टू पी ऑफ बी, ठीक है, एंड स्मॉल आई सबसेट ऑफ कैपिटल वाई, ठीक है। तो देखिए वाई जो है वो सबसेट होगा बी का, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या, स्मॉल वाई बिलोंग्स टू बी, इक्वेशन नंबर 4, ओके। अब यहाँ पे देखिए y बिलोंग्स टू p ऑफ a, क्यों, क्योंकि p ऑफ b इक्वल्स टू क्या है, p ऑफ a के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, y सबसेट ऑफ a होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, स्मॉल y, यहाँ सबसेट है, सॉरी ये सबसेट है, y सबसेट ऑफ a होगा, तो स्मॉल y बिलोंग्स टू a। तो देखिए यहाँ क्या था, y बिलोंग्स टू b था और यहाँ पे y बिलोंग्स टू a आ गया। तो फ्रॉम 1 and 5 हम कह सकते हैं क्या, b सबसेट ऑफ a, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। और देखिए इक्वेशन 3 क्या कह रहा था, a सबसेट ऑफ b है, और इक्वेशन 6 क्या कह रहा है, b सबसेट ऑफ a है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6 हम ये कह सकते हैं a इक्वल्स टू b, ये होगा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ कैपिटल X इक्वल्स टू सेट ऑफ 1 2 3, इफ़ n रिप्रेजेंट्स एनी मेंबर ऑफ X, राइट द फॉलोइंग सेट्स कंटेनिंग ऑल द नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय 4n, n+6, n/2 और n-1, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यह क्या है, तो x के जो एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट किया गया है n से, तो n रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ x, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हमें ऐसा सेट बनाना है जिसमें एलिमेंट होंगे 4n टाइम्स, ठीक है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें सेट में क्या होंगे, तो देखिए 4 टाइम्स है, तो n जब n 1 होगा तो उसका 4 टाइम्स 4 हो जाएगा, n जब 2 होगा तो उसका 4 टाइम 8 हो जाएगा, और n जब हमारा 3 होगा तो उसका 4 टाइम 12 हो जाएगा। तो ये पहला ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, n जब 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 6 7, ठीक है। n जब 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 6 8, n जब 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 6 9। ये दूसरा सॉल्व हो गया। तीसरा बताइए, तीसरा क्या है, n/2, तो n जब 1 होगा तो ये होगा 1/2, n जब 2 होगा तो ये होगा 2/2 दैट इज़ 1, और n जब 3 होगा तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। ये हो गया तीसरा सेट। चौथा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का, n जब 1 होगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, n जब 2 होगा तो ये क्या होगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, और n जब 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 1 2। तो ये सारे हमने सेट्स लिख दिए।